हमें अभी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है रोलर ऑफ मास 3 kg इज सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम गिवन AC इज इक्वल टू 120 mm। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ हमें। डायग्राम के अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये ए भी एक वॉल जैसे दिख रहा है। ठीक है, ये रोलर हमें दिख रहा है, रोलर वॉल को टच है लेकिन किसके साथ, AC इस स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, इस रोलर का सेल्फ वेट O इस सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, B पर उसका एक सपोर्ट रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये AC पे हमें क्या दिख रहा है, सपोर्ट रिएक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये गिवन डायग्राम का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना होगा। आगे डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए शुरुआत करूंगा, जिसमें मुझे सबसे पहले लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो रोलर का रेडियस कितना दिया हुआ है, 140 mm दिया हुआ है, यानी कि O से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना होगा, 140 mm होगा। और AC डिस्टेंस कितना गिवन है, साइड में क्वेश्चन में 120 mm गिवन था। ठीक है, देखो इस डायग्राम के अंदर तीन फोर्सेस होंगे। एक फोर्स होगा सेल्फ वेट, यानी कि रोलर का सेल्फ वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा सेंटर से, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 9.81, जो भी आएगा वो न्यूटन में होगा। 3 kg में दिया हुआ है, kg का न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग kg वाली वैल्यू को 9.81 से मल्टीपल कर देंगे, यूनिट जो आएगा वो न्यूटन रहेगा, वो वर्टिकली एक्ट करेगा। ठीक है, RB रिएक्शन पॉजिटिव साइड एक्ट करेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, इस सेंटर से राइट साइड की तरफ दिखाएंगे। और ये टेंशन इन केबल AC रहेगा, जिसका एंगल ये कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, वो एंगल हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। ये एंगल डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, देखो BO डिस्टेंस कितना पता है आपको, 140। ठीक है, BO डिस्टेंस अगर 140 है, ये AC प्लस CO मतलब AO डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, वो डिस्टेंस कितना होगा, 120 प्लस 140। ठीक है, वो कितना मिलेगा, 260 मिलेगा, यानी कि AO डिस्टेंस कितना है, 260 है। हमें इन ट्रायंगल ABO के अंदर ये वाला एंगल निकालना होगा, CO के इंक्लिनेशन, CO का इंक्लिनेशन यानी कि AO का इंक्लिनेशन। ठीक है, इन ट्रायंगल ABO हमें CO का इंक्लिनेशन निकालना है या फिर AO का इंक्लिनेशन निकालना है, वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, B पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बना हुआ दिख रहा है ना, तो ये AO क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और आपको BO साइड पता है, BO साइड कितनी होगी, रेडियस जितनी होगी वो कितनी है, 140। ठीक है, हमें ये एंगल निकालना है, तो वो यानी कि कोसाइन वाला एंगल निकालना है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस एंगल होता है। ठीक है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस एंगल होता है, तो वो हम लोग कैलसी से कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली शिफ्ट कॉस इनवर्स करना होगा। एडजेसेंट साइड कितना BO यानी कि 140 है, 140 अपॉन कितना करेंगे हम लोग, 140 अपॉन कर देंगे, अपॉन में मुझे करना होगा हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस, वो कितना होगा, 260। ठीक है, तो अपॉन में कर दिया मैंने 260, तो ये जो भी होगा वो हमें AO का इंक्लिनेशन मिल जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना मिल रहा है, 57.42। ठीक है, ये एंगल कैसे आया ये आपको पेपर में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ एंगल अब लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ABO हमें AO का इंक्लिनेशन कितना मिला है, 57.42 मिला हुआ है। ठीक है, वो डायरेक्टली हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्टली इसके आंसर के लिए शुरुआत करूँगा, तो सबसे पहले मुझे लिख देना है ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम लिखने का मैंने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, यहाँ से उसका सेल्फ वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ उसको हम लोग W से डिनोट करेंगे, W इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 9.81 होगी। ठीक है, तो वो कर देते कितना मिलता है देख लेते, 3 × 9.81। ठीक है, 9.81 जो भी आएगा रिजल्ट वो हमें न्यूटन में लिखना होगा, वो वैल्यू कितना मिल रहा है, 29.43। ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 29.43 न्यूटन लिखूंगा। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ RB रिएक्शन था, रिएक्शन फ्रॉम वॉल। ठीक है, एट पॉइंट B, तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, RB लिखेंगे, जो कि हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या दिखाया हम लोगों ने, RB दिखाया। और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंशन इन केबल AC था या फिर AO था, वो हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखाएंगे। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर दिखाएंगे इस केस में। और इधर में क्या लिख सकता हूँ, टेंशन इन केबल AC कह सकते हो या फिर AO कह सकते हो, मैं इसको AO ही नाम देता हूँ। ठीक है, ये C वाले इस डॉट के पीछे में लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस का पार्ट हो जाएगा। और ये एंगल हमने कितना निकाला था अभी अभी, इससे पहले देखो बैक करके देखते हैं, 57.42 आया था आई गेस। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, शिफ्ट कॉस इनवर्स, वहाँ पर 140 अपॉन कितना लिखा था, 260 लिखा था। ठीक है, तो 57.42 आया था, तो 57.42 ये एंगल लिखना होगा, इधर साइड में लिख लेता बाहर सर्कल के बाहर 57.42 ये एंगल आया। ठीक है, अभी हम लोग इस डायग्राम के अंदर लामिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो हमें अननोन रिएक्शंस मिल जाएगी, टेंशन केबल AO मिल जाएगा और सपोर्ट रिएक्शन एट वॉल दैट इज RB भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे देखो हमें क्या लिखना है, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम।
लामिस थ्योरम लिखते हो सबसे पहले हम लोग फोर्सेस लिखते हैं, तो ये डब्ल्यू फोर्स लिखूंगा मैं ऊपर, जिसकी वैल्यू कितनी है 29.43 है, ये वैल्यू लिखिए। अपॉन में साइन आएगा, साइन देखो ये फोर्सेस कंसिडर करने के बाद बचे हुए जो दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल हमें लिखना है। टोटल लीनियर एंगल कितना था 180 में से हम लोग 57.42 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिमेनिंग एंगल मिल जाएगा, एंगल बिटवीन टेंशन इन केबल AO और ये रिएक्शन RB, ठीक है। तो वो डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर 180 माइनस 57.42, ठीक है। 180 लिखा माइनस 57.42, वो करने पर रिमेनिंग एंगल कितना मिलता है बचे हुए दो फोर्सेस का 122.5, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 122.58 लिखा, ठीक है। इक्वल टू, अभी ये RB रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, RB रिएक्शन लेने के बाद बचे हुए दो फोर्सेस से उनके बीच का एंगल वो कितना होगा 90 प्लस 57.42 होगा, वो होगा साइन लिखना है उससे पहले, साइन 147.42 लिखना होगा, ठीक है। 147 पॉइंट कितना लिखा, ये 42 लिखा हुआ है, ठीक है। के आगे, इसके आगे हमें कौन सा फोर्स लेना है, देखो टेंशन इन केबल AB, टेंशन इन केबल AB या फिर AO कह सकते हैं हम लोग, AC या फिर AO कह सकते हैं। तो ये टेंशन इन केबल AO लिखा मैंने, नीचे क्या लिखूंगा साइन, और साइन एंगल कितना होगा 90 ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो तो ये RB रिएक्शन और ये जो W वेट है ना उनके बीच का एंगल कितना आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो लास्ट वाले पार्ट को ये हाइड कर दो तो आपको ये RB रिएक्शन मिल जाएगा, साइन 147.42 डायरेक्टली आप लोग ये वाले वैल्यू के साथ मल्टीपल कर दोगे आपको जो RB रिएक्शन मिल जाएगा। अभी बीच वाला पार्ट हाइड करने पर आपको टेंशन इन केबल AO या फिर टेंशन केबल AC मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वहीं पर अपना आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले रिएक्शन एट पॉइंट B निकाल लूँगा, ठीक है, और उसके नीचे मैं एंड लिखकर टेंशन इन केबल AO या फिर AC निकाल लूँगा, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन कर दूंगा वैल्यू को, जो भी आंसर आएगा वो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन कर दिया, यहाँ पर भी न्यूटन कर दिया है। RB रिएक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी 18.806 मिल रही है, तो हम लोग उससे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा करते हैं, तो क्या लिखेंगे 18.81 लिख देंगे, ठीक है। हर एक का आंसर ये सेम नहीं हो सकता, किसी किसी का आंसर अलग हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअल आंसर के साथ प्लस माइनस की डिफरेंस से सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो हमें RB का वैल्यू कितना मिला 18.81। अभी हम लोग टेंशन इन केबल AO निकालेंगे या फिर टेंशन इन केबल AC निकालेंगे, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं कितना आता है वो, उसे भी। ये सिर्फ साइड का एंगल मुझे गायब करना होगा, साइन 91 होता है, ठीक है। तो उसका आंसर कितना मिलेगा 34.925, तो 34.93 लिख दूंगा, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा 34.93 लिखना होगा, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसके बाद अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है हमें, अ सिलेंडर विथ 1500 न्यूटन वेट इज रेस्टिंग इन एन अनसिमेट्रिकल स्मूथ ग्रोव एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिएक्शन एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में इधर है, ठीक है, और इधर है, उसको हम लोग नेमिंग कर देंगे। लेफ्ट साइड वाले को कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम लोग A नेम करेंगे, राइट साइड वाले के कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम लोग B नेम करेंगे, सेंटर में हम लोग O नेम करेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँगा, तो पहले तो ये एक्चुअल डायग्राम में बना लेता हूँ, इसके बाद मैं इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर मतलब ये वैल्यू किसके लिए दी है, सिर्फ सिलेंडर का वेट बताया हुआ है 1500 न्यूटन, इतना ही दिया है, और बाकी का डायग्राम से इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, सेंटर पे मैंने O नेमिंग कर दिया है, लेफ्ट वाले कॉन्टैक्ट पॉइंट को हमने नेमिंग किया है A, राइट साइड के कॉन्टैक्ट पॉइंट को हमने नेमिंग किया B, और उनके इंक्लिनेशन एज इट इज जो क्वेश्चन में दिए थे वही लिख दिए, देखो यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ वेट कितना था इस सिलेंडर का 1500 न्यूटन था, वो आप लोग याद रखो, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन निकालना है एट पॉइंट A और एट पॉइंट B, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होगा, तो वो नीचे ही लिख लेता हूँ मैं, ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम, FBD लिखा ऐसा भी चलेगा। देखो ये 4 मार्क का प्रॉब्लम है, 4 मार्क भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है 4 मार्क लेना भी, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए, हमें सारे मार्क्स मिलने चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग लामिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। कैसे होगा देखो लामिस थ्योरम, सेल्फ वेट इसका सेंटर से नीचे जाएगा, और ये RA रिएक्शन कैसे रहेगा, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इस एक्चुअल वाले डायग्राम पे। RA रिएक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ पर सरफेस के साथ इस ग्राउंड के साथ जहाँ पे कनेक्ट होगा 90 डिग्री देगा। अगर इधर एंगल 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 होगा, तब जाके इधर 90 होगा ना, 90 45 प्लस 45 90, ट्रायंगल के अंदर का एडिशन 180 होता है, ठीक है। तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा RA रिएक्शन का ग्राउंड के साथ 45 होगा, और ये RA रिएक्शन ऐसा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, उसका एरो तो ऊपर की तरफ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और उसका ग्राउंड के साथ बना हुआ एंगल कितना होगा, इधर से कितना समझ आ रहा है आपको 45। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर सब एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो अगर इधर 90 बन रहा है, इधर 45 बन रहा है, तो ये 45 बचेगा, ग्राउंड के साथ कितना हो गया उसका 45, तो RA रिएक्शन का ग्राउंड के साथ एंगल कितना है 45, और RA रिएक्शन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
और इधर देखो लेफ्ट साइड आरबी रिएक्शन कैसा रहेगा, इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा आरबी रिएक्शन, तो वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा यानी कि जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और इस आरबी रिएक्शन का ग्राउंड के साथ एंगल कितना होगा, इधर एंगल 60 है, इधर एंगल 90 बन रहा है, तो इधर से कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो आरबी रिएक्शन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, आरबी रिएक्शन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेंटर में से एक लोड नीचे आएगा जो कि सेल्फ फेड होगा सिलेंडर का, जो कितना दिया है हमें 1500 न्यूटन दिया है। तो हमें देखो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम करने के बाद पहले तो हम लोग छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, चलो ठीक है। ये सेंटर में से सेल्फ फेड में नीचे की तरफ लूँगा, उसकी वैल्यू उसे मैं W लिख लेता हूँ। W कितना है 1500 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, एक आर ए रिएक्शन आ रहा था, इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे आर ए, और जिसका ग्राउंड के साथ एंगल कितना होगा 45 डिग्री का होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। और इधर से क्या आ रहा है आपको, एक आर बी रिएक्शन आएगा, ठीक है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कैसे, एज पर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो पॉइंट डिस्कस किया था। तो वो सीधा हम लोग अगर एक्सटेंड करते हैं तो पॉइंट ओ से जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इंक्लिनेशन कितना होगा, लेकिन उसका ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो बस काम हो गया। इस डायग्राम को आगे हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई कर आर ए और ये आर बी अननोन रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, बाय लामिस थ्योरम, बाय लामिस थ्योरम ऐसा लिखना है, ठीक है। बाय लामिस थ्योरम लिखा तो जो नॉन फोर्सेस है पहले हम लोग उसको पकड़ लेते हैं। वो कितना है 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन लिखा, यूनिट नहीं लिखना है। अपॉन क्या लिखोगे, साइन लिखोगे। साइन लिखने के बाद जो दो फोर्सेस बचे यानी कि जो दो रिएक्शन बचे उनके बीच का एंगल, ठीक है, उनका बीच का एंगल कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो इधर क्या लिख दूंगा मैं 105 लिख दिया, ठीक है। ये एंगल 105 कैसे आया, क्योंकि ऊपर का लीनियर एंगल कितना हो जाएगा 180, 180 माइनस 30 गया कितना हुआ 150, 150 में से ये 45 गया 105 बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अभी मैं ये आर ए रिएक्शन लिख रहा हूँ। आर ए रिएक्शन लिखते वक्त जो दो बाकी के फोर्सेस बचे उनके बीच का एंगल वो कितना होगा साइन, ये 30 प्लस 90 कितना आ जाएगा 120, तो इधर लिख देंगे साइन 120 इक्वल टू, अभी हमें लिखना है, हमें अभी रिएक्शन लिखना है ये आर बी, तो इधर क्या लिखेंगे आर बी। आर बी रिएक्शन कंसिडर करने के बाद बाकी के जो फोर्सेस बचे उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 प्लस 45 कितना होगा एंगल साइन 135 लिखना होगा, तो इधर 135 लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करते हो, पहले दो पेयर सेलेक्ट करते तो डायरेक्टली हम लोग आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ आर ए लिख दिया एंड लिखकर ये आर बी लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू अंडरलाइन करके उनकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर दूंगा। और यूनिट क्या रहेगा उनका न्यूटन रहेगा, ठीक है। तो इधर भी न्यूटन लिखा, इधर भी न्यूटन लिखा, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आर ए वाला पार्ट कैलकुलेट करते वक्त इसे हाइड करना होगा, ठीक है। और जब आर बी कैलकुलेट करना होगा इसे हाइड करना होगा, ठीक है। तो 1500 अपॉन साइन 105 इन टू क्या करोगे साइन 135 करोगे, आर बी मिल जाएगा। और आर ए फाइंड आउट करते वक्त 1500 अपॉन साइन 105 इन टू साइन 120 करोगे, आपको आर ए मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आगे के आंसर देखो, यह कैलकुलेट कर दिया है। डेसिमल पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लिखे और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर दिया है। अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो उसके पहले का एक डिजिट हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ स्मूथ स्फीयर ऑफ वेट 500 न्यूटन इज सपोर्टेड इन कॉन्टैक्ट विद स्मूथ वर्टिकल वॉल बाय अ स्ट्रिंग fastened to a point on its surface, the end being attached to a point on the wall. If the length of the string AC is equal to the radius of the sphere OC, determine the tension in the string एंड रिएक्शन एट द वॉल, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ये बिल्कुल उसके जैसे ही है, आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ ये सेल्फ वेट कितना है 500 न्यूटन है इस केस में। और ये देखो आपको ये डिस्टेंस पता, ये एंगल निकालना होगा। ए बी ओ ट्रायंगल के अंदर आपको ए ओ का इंक्लिनेशन निकालना होगा। इधर बी ओ कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, सेम दिया हुआ है, यानी कि ये अगर आर होगा, आर अगर वैल्यू नहीं दी तो आप लोग कंसिडर करोगे, अगर ये आर है तो ये कितना बताया हुआ है ए ओ 2R बताया हुआ है, ठीक है। टू ए ओ तो हाइपोटेनस हो जाएगा, बी ओ ये एडजेसेंट एंगल है किसके लिए, ये वाले थीटा के लिए, एडजेसेंट साइड है बी ओ ये वाले थीटा के लिए, ठीक है। और बी ओ क्या हो जाएगा हाइपोटेनस के हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल आपको ए ओ का इंक्लिनेशन कितना मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। एक बार ए ओ का इंक्लिनेशन हो गया उसके बाद लामिस थ्योरम यूज़ कर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पर ऊपर आया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। अगर सेम कंसेप्ट नहीं होता तो किसी और कंसेप्ट के ऊपर यानी कि इक्विलिब्रियम टॉपिक का ही क्वेश्चन कर लेते दूसरा कोई, ठीक है। देखो यहाँ पर एक इजी क्वेश्चन दिख रहा है अभी सेम कंसेप्ट पर यानी कि लामिस थ्योरम के ऊपर, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अ लाइट फिक्सचर वेइंग 24 न्यूटन इज हंग बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द टेंशन इन AC एंड BC ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है आपको ठीक से, क्वेश्चन को देखो नीचे कर लेता हूँ पूरा।
और लाइट फिक्सचर वेइंग 24 न्यूटन इज हंग बाय स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द टेंशन इन AC एंड BC ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो AC इंक्लाइन है, यहाँ पर आपको वर्टिकल के साथ एंगल कितना दिख रहा है 45। तो अगर ए पॉइंट से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दूंगा तो उसका भी एंगल कितना होगा 45। ठीक है, या फिर इस C से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेता हूँ पूरा ऐसा, तो इधर 45 तो इधर 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा 45 होगा। AC का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ 45 होगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं C से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, इधर एंगल B ग्राउंड के साथ कितना 60 डिग्री, तो इधर भी वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जेड बन रहा है। ठीक है, जेड यानी कि अल्टरनेट एंगल, यानी कि BC का इंक्लिनेशन एक्स के साथ कितना मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा, और AC का इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ या फिर एक्स एक्सिस के साथ कितना मिलेगा 45 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और इसके ऊपर लामिस थ्योरम अप्लाई करके हमें टेंशन इन या फिर रिएक्शन इन केबल AC और टेंशन केबल BC मिल जाएगा। ठीक है, सेल्फ वेट कितना दिया हुआ हमें देखो 24 न्यूटन, वो ऑलरेडी न्यूटन में है, तो उसे फिर से 9.81 से मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वेट या फिर मास का यूनिट तो केजी होता है, अगर केजी में वैल्यू होती ना कभी भी, तो हम लोग हमेशा उसको 9.81 से मल्टीपल कर न्यूटन में लाएंगे। ठीक है, तो देखो डायग्राम आपको दिख रहा है। मुझे नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिखते हो सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेना होगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो वो पॉइंट मैं लिख लेता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये जो क्वेश्चन दिखा है ना आपको, ये जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना था ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। जॉइंट C पर, ये C था, C दिखाया मैंने, उसके नीचे सेल्फ वेट जा रहा था जिसकी वैल्यू कितनी थी 24 न्यूटन थी। इधर न्यूटन लिखा तो चलेगा। ठीक है, 24 न्यूटन लिखा। उधर से एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। C पॉइंट को उसके साथ टच नहीं करना चाहिए, तो C पॉइंट को मैंने थोड़ा सा ऊपर लिखा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा राइट साइड की तरफ एक इंक्लिनेशन जाएगा अपना, इधर पॉइंट B मेंशन करेंगे। पॉइंट का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखाना है हमें। ठीक है, जो भी सेंटर पॉइंट था C से हम लोग अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन। और यहाँ पर BC का इंक्लिनेशन कितना होगा देखो 60 डिग्री होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर C से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इधर 60 है तो अंदर भी कितना होगा 60 होगा। स्कूल लेवल से सिखाइए, Z बन रहा है ना, Z यानी कि अल्टरनेट एंगल, तो अंदर का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो इधर वो दिखा देता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इधर 45, ये 90 होगा, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। ठीक है, तो AC का इंक्लिनेशन कितना आने वाला है 45, तो ये इधर लेफ्ट साइड हम लोग पॉइंट का नाम देंगे A, अंदर का एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, बस अभी इसके बाद आप लोग लामिस थ्योरम अप्लाई करके टेंशन इन केबल AC और टेंशन केबल BC निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे हमें क्या लिखना होगा, बाय लामिस थ्योरम लिखना है। लामिस थ्योरम लिखा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे 24 लिखा सबसे पहले, अपॉन में क्या आएगा साइन आएगा। 24 लेने के बाद बचे हुए दो फोर्सेस है उनका बीच का एंगल हमें लिखना होगा। ठीक है, 60 + 40 कितना हो जाएगा 60 + 40 100 होगा, ये 105 होगा, तो बाकी का एंगल जो बचेगा वो कितना होगा 75, तो इधर क्या लिख दूंगा मैं 75। ठीक है, इक्वल टू अभी मैंने क्या लिखा टेंशन केबल AC लिखा, फिर नीचे साइन, और ये जो देखो BC और ये जो वेट है उनके बीच का एंगल वो कितना होगा 150 होगा, तो इधर 150 लिख देंगे, इक्वल टू टेंशन इन केबल BC लिखा अभी, और इधर कितना होगा एंगल साइन 135 होगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। हमें यहाँ पर टेंशन इन AC की वैल्यू मिलेगी 12.42। ठीक है, तो देयरफॉर टेंशन इन केबल AC मिला हमें 12.42 यूनिट क्या रहेगा न्यूटन। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर दो। इसके बाद टेंशन इन BC हमें निकालना है। टेंशन BC लिख रहा हूँ, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, टेंशन BC कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 17.569 है, तो 17.57 लिख सकते हैं। ठीक है, 17.57 लिखा, लास्ट में क्या होगा न्यूटन होगा, इसे अंडरलाइन कर दो। देखो फिर से कह रहा हूँ, आपके सबके आंसर एक जैसे नहीं रहेंगे, थोड़े से एक्चुअल आंसर के साथ प्लस माइनस ऊपर डिफरेंस हो सकता है हर एक स्टूडेंट का अपने अपने आंसर के साथ। ठीक है, यानी कि यही आंसर किसी को 12.5 मिल सकता है, या फिर किसी को 12.67 मिल सकता है, या फिर किसी को 11.99 मिल सकता है, तो ये डिफरेंस चलेंगे। ठीक है, सिर्फ आया हुआ आंसर एक्चुअल आंसर के साथ प्लस माइनस 0.5 के डिफरेंस से वेरी होना चाहिए। अभी देखो इसके बाद जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ वो उसके ऊपर हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अ रोलर ऑफ, नीचे रख लेता हूँ इसको, अ रोलर ऑफ वेट 500 न्यूटन हैज़ अ रेडियस ऑफ 120 mm एंड इज पुल्ड ओवर अ स्टेप एट हाइट 60 mm बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P टू जस्ट स्टार्ट द रोलर ओवर द स्टेप। ठीक है, इस P फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है, वैल्यू इस तरीके से निकालनी है हमें P इस फोर्स की, ताकि ये जो रोलर है ना वो B पॉइंट पे जस्ट
स्टार्ट टू रोल ऐसा हो जाए, ठीक है, यानी कि जस्ट ये रोल होने के लिए शुरुआत करेगा। जब ये रोलर पीस फोर्स की वजह से इस स्टेप के ऊपर रोल होने पर जब शुरुआत करेगा तब उसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट छूट जाएगा, यानी कि इस ग्राउंड से उसको सपोर्ट रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये रोलर जो जो स्टेप है, स्टेप के बी वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस रोलर के ऊपर 3 फोर्सेस होगी। 3 फोर्सेस कौन सी होगी? सेल्फ वेट होगा, ये हॉरिजॉन्टल पुल होगा पी फोर्स का, और यहाँ पर रिएक्शन रहेगा एट पॉइंट बी, जो कि स्टेप के बी वाले पॉइंट पर एंड पर हमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर डायमेंशंस कौन से दिए हुए हैं, वैल्यूज़ कौन सी दी है। एक तो रोलर का वेट 500 न्यूटन, रोलर की रेडियस 120 mm जो कि अंदर भी लिखी हुई है, और स्टेप का हाइट कितना 60 mm है। ग्राउंड के साथ रोलर का रिएक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये पी फोर्स जब पुल होगा राइट साइड, जब ये रोलर इस स्टेप के ऊपर रोल होने की मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा तो ग्राउंड के साथ उसका कांटेक्ट पॉइंट छूट जाएगा, ठीक है। तो ये सेम डायग्राम मैंने साइड पे दूसरे पेज पे ऑलरेडी बना दिया है। देखो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो क्या दिखाना होगा मुझे, इस ये जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट पॉइंट दिख रहा है ना इस रोलर का, वो मुझे नहीं दिखाना होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो ये वाले क्वेश्चन को मैं साइड में कर लेता हूँ। अभी आपका ये डायग्राम ही हमारा काम के लिए आएगा, ठीक है। देखो जो मुझे चेंजेस करने हैं डायग्राम के अंदर, वो इसी डायग्राम के अंदर मैं चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्फ वेट आएगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो मैंने दिखाया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 500 न्यूटन होगी, ठीक है, ये हमें जानते हैं। तो मैं नीचे साइड में लिख लेता हूँ 500 न्यूटन, ठीक है, 500 न्यूटन लिख दिया है, ये 500 न्यूटन लिखा हुआ, समझा। और देखो ये पूरा वर्टिकल नीचे एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये नहीं पता हमें, ये डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, इसको मैं सेंटर को ओ नाम देता हूँ। ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस जितना 120, और ये हाइट कितनी है 60, यानी कि ओ से लेकर इस पॉइंट तक भी डिस्टेंस कितना है, ओ से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना, रेडियस जितना वो कितना है 120, ठीक है। इस 120 में से अगर मैं ये हाइट का डिस्टेंस जो स्टेप है, स्टेप का हाइट कितना है 60, वो मैं काट दूंगा तो ऊपर का डिस्टेंस कितना बचेगा, ये 60 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ओ से लेकर ये वाले पॉइंट तक, उस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ एम। चलो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, एम। तो ओ एम डिस्टेंस कितना मिला हमें, 60 मिला, क्योंकि ओ से लेकर इस कॉर्नर तक ये वाले एंड तक 120 था, और ये डिस्टेंस 60 है। तो 120 में से मैं 60 कम कर दिया, तो ये ओ एम डिस्टेंस कितना मिला मुझे, 60 मिला, ठीक है। तो ये ओ एम डिस्टेंस में यहाँ पे लिख लेता हूँ 60। ओ बी डिस्टेंस आपको पता है कितना, 120 भी लिखा मैंने। देखो अभी देखो ये यहाँ पर क्या रहेगा, 90 एंगल रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत क्लियर है वो। हाइपोटेनस क्या हो गया, 120 हो गया। हाइपोटेनस ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें, एक एंगल 90 है, हाइपोटेनस 120 है। इस 120 का हाफ एंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो ये 30 डिग्री ओ बी का इंग्लिशन समझा ये कैसे आया। देखो ओ एम ये क्या है, अपोजिट साइड है किसके लिए, ये वाले एंगल के लिए, और हाइपोटेनस कितना है 120। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, शिफ्ट साइन इनवर्स, अपोजिट साइड का लेंथ कितना था 60 था, और हाइपोटेनस कितना था 120 था, ठीक है। तो हमें देखो एंगल कितना मिलेगा, 30 डिग्री का ही एंगल मिलेगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल समझा आपको, एंगल बी का, जो कि किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है हमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि यहाँ से जो आर बी रिएक्शन होगा ना, बी इस पॉइंट से आर बी रिएक्शन होगा, वो कैसे जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। देखो इस डायग्राम के अंदर हमें रिएक्शन एट पॉइंट बी नहीं पूछा है, हमें जस्ट ये जो हॉरिजॉन्टल पुल फोर्स है जस्ट टू स्टार्ट रोलर, मतलब राइट साइड, ये बी की तरफ राइट साइड जब स्टार्ट रोल मतलब मूवमेंट स्टार्ट करेगा उस पॉइंट पे हमें पी फोर्स की वैल्यू निकालनी है, रिएक्शन एट पॉइंट बी नहीं निकालना है। तो ये जस्ट सिंपली कैसे काम हो जाएगा इसका, अपना मोमेंट बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, क्या कहा, बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय क्या लिखा मैंने, वैरिग्नस थ्योरम, ठीक है, बाय वैरिग्नस थ्योरम। तीसरी कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो वही कंडीशन अप्लाई कर देंगे बाय वैरिग्नस थ्योरम। देखो इसके अंदर कितने फोर्सेस दिख रहे हैं हमें, इनिशियली 3 ही दिख रहे हैं, क्योंकि पी फोर्स जब राइट साइड खींचेगा तो रोलर का कॉन्टैक्ट पॉइंट छूट जाएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट छूट जाएगा तो कॉन्टैक्ट से उसका रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। सेल्फ वेट तो रहेगा जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इधर से आर बी रिएक्शन रहेगा, और ये पी फोर्स रहेगा। लेकिन हम लोग मोमेंट जब अप्लाई करेंगे बी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब बी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट बी, उसका मोमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो उस रिएक्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ओ बी का लाइन ऑफ एक्शन आपको दिख रहा है, ये सीधा ओ बी बोल रहा हूँ मैं, ओ एम यानी कि सेल्फ वेट, ठीक है। ओ एम
ओ एम तो लेंथ हो गया। सेल्फ वेट देखो इस रोलर का इस लाइन पे दिख रहा है जो कि सीधा नीचे जाएगा, लेकिन उसका मोमेंट लेना है, मोमेंट यानी कि उसका टर्निंग इफेक्ट लेना है। उसका टर्निंग इफेक्ट अबाउट पॉइंट भी कैसा होगा, उल्टा घुमाने वाला होगा, उल्टा घुमाने वाला यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण हम लोग यहाँ पे क्या साइन देंगे, माइनस। लोड की वैल्यू कितनी थी, देखो इधर लिखी हुई है 500 न्यूटन, तो वो कितनी लिखेंगे, 500 लिखेंगे इनटू इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना मिला था नहीं पता, वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, वो डिस्टेंस कितना होगा, देखो ओ एम बी, ये 30 60 90 का ट्रायंगल है, और 60 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कितनी होती है, √3/2 टाइम्स होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा, √3 लिखा, कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, √3 लिखा, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज करना होगा, इंटू हाइपोटेन्यूज कितना था 120। ठीक है, तो वो डिस्टेंस देखो हमें कितना मिल रहा है, 103.92 मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो सेल्फ वेट सीधा नीचे जाएगा उसका अबाउट पॉइंट भी मोमेंट कितना होगा, -500 इंटू एम से लेकर बी तक का डिस्टेंस। एम से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमें, देखो इधर 30 डिग्री एंगल है, इधर 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 60 के सामने वाला साइड यानी कि ये एम बी, और 30 60 90 के ट्रायंगल में 60 के सामने वाला साइड कितना था, √3/2 हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज इसमें 120, तो हम लोगों ने क्या किया था, √3/2 हाइपोटेन्यूज किया, वो डिस्टेंस कितना मिला एम बी का 103.92 है, तो वही लिख दूंगा मैं। ठीक है, 103.92 लिखा। ठीक है, इसके बाद अभी देखो ये जो पी फोर्स दिख रहा है, पी फोर्स अबाउट पॉइंट बी कैसे घूमेगा, ये राइट साइड की तरफ जाएगा, ये सीधा राइट साइड जाएगा, लेकिन उसका मोमेंट लेना था, इसका मतलब इसका टर्निंग इफेक्ट चाहिए अबाउट पॉइंट भी, और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अबाउट पॉइंट उसको रोटेट ही करना है ना, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसका नेचर कैसे लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं। तो इधर क्या किया, प्लस किया, इंटू करने के बाद इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का हमें बी से डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, ये तो 60 है, और 60 के ऊपर का डिस्टेंस कितना है 120 प्लस 60 कितना हो गया 180, यानी कि पी इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना मिल रहा है हमें 180। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि आरबी रिएक्शन का मोमेंट ये क्या बोलते हैं, आरबी रिएक्शन का मोमेंट आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आरबी रिएक्शन ये बी पॉइंट से ही पास हो रहा है। ठीक है, अगर कोई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट सेंटर से पास होता तो उसका मोमेंट नहीं आता। तो लास्ट स्टेप में बस ये सिंगल सा कैलकुलेशन कर हम लोग अननोन फोर्स जो पी था उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस वाला पार्ट हम लोग इक्वल टू के आगे रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 1 इंटू पी रहेगा, माइनस वाला पार्ट ये आगे रख दिया 500 इंटू 103.92 कर दिया। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं वो कितना मिलता है। फाइनल आंसर देखो हमें ये मिलेगा 288.6667, यानी कि 288.67 लिख दूंगा मैं, 288.67 लिखा। यूनिट क्या रहेगा इसका, न्यूटन रहेगा। ठीक है, तो इसे लास्ट में अंडरलाइन कर दोगे। ये मिली हमें रिक्वायर्ड पी फोर्स की वैल्यू। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का प्रॉब्लम था, यहाँ पर लामी थ्योरम यूज़ नहीं करना था। ठीक है, और ये सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सिर्फ आपको मोमेंट का कंसेप्ट अच्छी तरीके से में क्लियर होना चाहिए। मोमेंट में क्या होता है, मोमेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी फोर्स की, वो जो फोर्स है जिसका मोमेंट निकालना है उसकी फोर्स वैल्यू और मोमेंट सेंटर का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस ले लो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस ले लो, बस इतना ही क्लियर है। इसके बाद इसी कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग टाइप की प्रॉब्लम करेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है वो भी लामीस थ्योरम की कंसेप्ट के ऊपर बेस नहीं है, अलग प्रॉब्लम है, पेपर का ही प्रॉब्लम है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द टेंशन इन द केबल एट सी। केबल सी दिख रही है आपको पॉइंट सी पर, उसके अंदर का टेंशन निकालना है। ठीक है, एंड द रिएक्शन एट हिंज, रिएक्शन भी निकालना है एट पॉइंट ए के ऊपर, एट पॉइंट के ऊपर हिंज सपोर्ट ये भी दिया है उन्होंने। ठीक है, हैंगिंग वेट इज़ 20 न्यूटन, हैंगिंग वेट एट पॉइंट बी क्या दिख रहा है हमें 20 न्यूटन। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने केबल के अंदर का और हिंज सपोर्ट का, ये बीम के ऊपर आया हुआ प्रॉब्लम दिख रहा है, अलग प्रॉब्लम दिख रहा था, तो इसको मैंने अभी करवा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्टेड बॉडीज़ के ऊपर सम करेंगे, यानी कि रोलर रहेंगे एक दूसरे को चिपके हुए रहेंगे और उसमें हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालने वाले काम करेंगे। ठीक है, अभी का डायग्राम देखो बहुत ही क्लियर है, आपको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं यही वाले एरो से शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में मुझे क्या लिखना होगा, इसका आंसर करते वक्त फर्स्ट स्टेप में मुझे लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहीं पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँगा। जॉइंट ए के ऊपर हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट होने के कारण वहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शन होगी, एक होगा एच ए और एक होगा वी ए। दोनों हम लोग टूवर्ड द पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं उनका डायरेक्शन, अगर आप लोग चाहते तो उनका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द
पॉइंट भी दिखा सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा अननोन फोर्सेस का डायरेक्शन जो भी लेता हूँ वो टूवर्ड्स द पॉइंट दिखाया करता हूँ। ठीक है, तो देखो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम करना हमें, यहाँ पर ए पॉइंट था तो ये एच ए रिएक्शन मैंने टूवर्ड द पॉइंट दिखाया और यहाँ पर मैं वी ए रिएक्शन दिखाऊंगा टूवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, ये ए पॉइंट क्लियर हो गया। ए के आगे बी पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, 0.7 डिस्टेंस पर है, तो इतना याद रखो। इधर क्या करूँगा, 0.7 मैंने डिस्टेंस दिखाया मीटर, इधर क्या आएगा आपका बी पॉइंट आएगा। बी पॉइंट से नीचे की तरफ क्या आ रहा है, एक एक्सटर्नल लोड आ रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, वो 20 न्यूटन वैल्यू हमने लिखी। उसके आगे जाएंगे हम लोग, फिर से कितना डिस्टेंस दिख रहा है हमें 0.7, तो वो 0.7 पे हम लोगों ने पॉइंट मार्क किया सी। तो ठीक है, उसके भी बीच का डिस्टेंस कितना 0.7 है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सी पर आपको क्या दिख रहा है, एक केबल दिख रहा है। ठीक है, तो वो केबल हम लोगों ने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया। केबल के अंदर का वैल्यू नहीं पता तो वो हम लोग को टी मान लेंगे। ठीक है, केबल के अंदर कितनी वैल्यू नहीं पता, वो उसे हम लोगों ने माना टी। ठीक है, और उस केबल का इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम अपना हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर अननोन फोर्सेस निकाल सकते हैं। अननोन फोर्सेस कौन से होंगे, ये सी के ऊपर जो केबल दिख रहा है ना आपको, वो टेंशन इन केबल टी। ठीक है, टी केबल हो गया, टी फोर्स निकालना है, इधर रिएक्शन निकालना है एच ए और वी ए। एच ए और वी ए आने के बाद उसका हम लोग आर ए निकाल देंगे, रिएक्शन एट पॉइंट एट ए निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये मैंने लेट लिखा, लेट लिखने का क्या लिखा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, यानी कि सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट ले लो, उनका एडिशन करो और वो इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, तो ये एच हम लोगों ने अज्यूम किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो उसका नेचर राइट साइड लेने के कारण, उसका वैल्यू राइट साइड लेने के कारण उसकी वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो ये प्लस एच ए लिखा, प्लस टी, ये जो टी के मतलब ये जो टी फोर्स है केबल के अंदर, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिख रहा है ना आया हुआ, तो उसका एक्स कंपोनेंट का कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, टी कॉस 60 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी कॉस 60 लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो डायग्राम के अंदर सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है, और कोई फोर्स बाकी नहीं, ये एच ए था वो ले लिया हॉरिजॉन्टल, और ये जो सी टी दिख रहा है ना, टी अननोन फोर्स है तो उसका भी एक्स कंपोनेंट ले लिया, जो क्या लिखा, टी कॉस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होने के कारण वो प्लस होगा। ठीक है, वो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0, इसे नंबर 1 कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, एंड लिखा, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, डायग्राम के अंदर आए हुए सारे फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट हमें लेना होगा। ठीक है, तो ये पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, डायग्राम को आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ मैं, सिर्फ डायग्राम को देखना, डायग्राम में साइड में लाऊंगा। वर्टिकल फोर्सेस, वी ए ऊपर की तरफ आएगा, -20 होगा, टी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन 60 होगा, तीन ही वर्टिकल फोर्सेस होंगे, वी ए ऊपर की तरफ -20 और टी साइन 60। ठीक है, वो लिखूंगा मैं यहाँ पर, वी ए ऊपर की तरफ -20 और ये क्या आएगा, टी साइन कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर ये 0 लिखना होगा, वी ए ऊपर -20 टी साइन 60, इतने ही वर्टिकल फोर्सेस हो गए विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये -20 इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, वी ए प्लस टी साइन 60 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर, 20 लिखोगे। ठीक है, ये क्या हो गया, नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें मोमेंट लेना होगा, तीसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो क्या होती है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट कितना होगा, वो 0 होता है। ठीक है, तो वो हम लोग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी पॉइंट के अराउंड मोमेंट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग पॉइंट ऐसा सेलेक्ट किया करेंगे जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस पास होते हो। ठीक है, तो वो ए के अराउंड में लूँगा मोमेंट, तो यहाँ पर ए लिखा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अभी ध्यान देना डायग्राम में अच्छी तरीके से मोमेंट लिख का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, देखो एच ए और वी ए जो अननोन फोर्सेस पॉइंट ए से पास हो रहे हैं तो उनका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए नहीं आएगा। अगर किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट सेंटर से पास होता तो उसका मोमेंट नहीं आता। लेकिन 20 न्यूटन का फोर्स है, वो कैसे घूम रहा है अबाउट पॉइंट है, नीचे की तरफ आएगा और वो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज नेचर हमने क्या लिया था, प्लस, और ए से 20 न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 0.7, तो वो क्या लिखूंगा, 20 इंटू 0.7, क्लॉकवाइज होने के कारण वो प्लस में आएगा, 20 इंटू 0.7 लिखा हुआ, समझा। इसके बाद अभी देखो, टी फोर्स का एक्स कंपोनेंट अगर रिजॉल्व होगा तो सी पॉइंट पे रिजॉल्व होगा, तो वो एसी के अलॉन्ग ही राइट साइड दिखाया जाएगा, लेकिन वो एसी के अलॉन्ग ही राइट साइड दिखाया जाएगा ना एक्स कंपोनेंट टी केबल का, तो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है तो इसके कारण उसका मोमेंट नहीं आएगा। और सी पॉइंट पे अगर हम लोग टी का वर्टिकल कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे वो सी पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, टी साइन 60 होगी, जो कि ए सी से कितना दूर होगा, 0.7 प्लस 0.7 यानी कि 1.4, और वो कि उल्टा नेचर देगा, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें क्या लिखना होगा, माइनस वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, टी
साइन 60 इंटू 1.4 क्यों, क्योंकि वो उतना डिस्टेंस है वर्टिकल कंपोनेंट की लाइन ऑफ एक्शन का, ए से डिस्टेंस कितना होगा 0.7 प्लस 0.7 यानी कि 1.4 होगा। उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज नेचर होने के कारण माइनस दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, टी, ये जो अननोन फोर्स है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। माइनस वाला पार्ट इक्वल टू के आगे रख देने पर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 20 इंटू 0.7 रहेगा। ठीक है, इक्वल टू टी साइन 60 इंटू क्या किया 1.4 किया, तो डायरेक्टली हमें यहाँ से टी की वैल्यू मिल रही है, टेंशन केबल मिल जाएगा, निकाल लेते हैं। 20 इंटू 0.7 अपॉन क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 इंटू 1.4 कर देंगे। ठीक है, वो वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। वो वैल्यू हमें मिलेगी 11.55 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 11.55 लिख देंगे। 11.55 ये टेंशन केबल मिला, यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर दो। इसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्टली हम लोग एच ए और वी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखोगे। इक्वेशन 1 के अंदर देखो क्या दिया होता है हमें, इक्वेशन नंबर 1 क्या दिख रहा है, ये एच ए प्लस टी कॉस 60 इज इक्वल टू 0 ना, तो टी कॉस 60 इक्वल टू के आगे जाएगा तो कैसा होगा, माइनस होगा। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि जो भी टी वैल्यू आई है उसका हाफ हमें क्या मिलेगा, एच ए मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर एच ए लिख देंगे। ठीक है, टी कॉस 60 जाएगा इक्वल टू के आगे माइनस होगा, टी की वैल्यू कितनी 11.5 है, कॉस 60 होता है हाफ। तो देखो हमें एच ए की वैल्यू कितनी मिल रही है वो मैं कैलकुलेट कर दूंगा इधर, 11.55 डिवाइड बाई 2। ठीक है, वो माइनस में आएगा, माइनस 5.78 लिखूंगा मैं। ठीक है, माइनस 5.78 लिखा, यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, इसे अंडरलाइन कर दो। इसके बाद एंड हमें क्या लिख लेना, वी ए भी कैलकुलेट कर लेना, तो वी ए भी कैलकुलेट कर लेंगे। वी ए कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सेकेंड इक्वेशन यूज़ करना होगा। सेकेंड इक्वेशन देखो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, 20 माइनस टी साइन 60 करना होगा हमें। टी की वैल्यू कितनी मिली थी, 11.55 मिली हुई थी। वी ए की वैल्यू मिली हमें 9.997, तो उसे डायरेक्टली हम लोग 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा, 10 लिखा, 10 न्यूटन लिखा। तो एच ए मिला हमें, वी ए मिला, उस हमें उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर ए निकाल सकते हैं, रिएक्शन एट पॉइंट ए। ठीक है, रिएक्शन एट हिंज ए। तो आर ए रिएक्शन कैसे होगा, रूट के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, एच ए स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो पीछे आर ए लिखा, रूट के अंदर एच ए की वैल्यू कितनी थी, -5.78 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, तो इधर न्यूटन लिख लेंगे, ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू कितनी होगी, 11.55 ही होगी। देखो आर ए 11.55 मिल रहा है, वो लिख दिया। ठीक है, ये चेक कर लो, 11.55 मिल रहा है, वो लिख दिया है। इसके आगे हमने जो आर ए रिएक्शन निकाला है ना एट हिंज ए, तो उसका इंक्लिनेशन भी निकाल लेना होगा। वो पूछते नहीं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हम लोग निकाला करेंगे हमेशा। एंड क्या लिखा, थीटा लिखा, थीटा यानी कि उसका इंक्लिनेशन, वो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स, ऊपर आएगा वी ए, नीचे आएगा एच ए। ठीक है, तो इक्वल टू tan इनवर्स लिखा फिर से। वी ए की वैल्यू कितनी मिली थी, भले अंदर दोनों में से एक हाथ वैल्यू निगेटिव हो, लेकिन आप लोग अंदर निगेटिव वैल्यू यूज़ ही नहीं करोगे, हमेशा प्लस वैल्यू यूज़ करोगे। वी ए मिला था हमें 10 और एच ए मिला था हमें 5.78, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग इसकी वैल्यू निकालो। लेफ्ट साइड में क्या लिखा, थीटा ए लिखा हुआ है, तो एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी 59.97 मिल रहा है, तो जो आया वो ही लिख दूंगा इस बार, 59.97। कोई किसी स्टूडेंट का अगर इसका इंग्लिश में 60 डिग्री मिल जाता है तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर हमें x कैसा मिला है, नेगेटिव, और y कैसे मिला था, पॉजिटिव मिला था, यानी कि वो x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से वो सपोर्ट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन एट पॉइंट इंच ए पे जो इंग्लिश में रहेगा ना रिएक्शन का, वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम के अंदर आने वाले कनेक्टेड बॉडीज़ के प्रॉब्लम करेंगे। लेक्चर एंड करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर वीडियोस अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग ज़रूर इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और मैकेनिक्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छे लगने पर उसे लाइक भी कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।